हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? ठीक हो सब? कल अपन ने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में देखा था, पार्ट 3 देख लिया था। आज चलाएंगे अपन पार्ट 4। क्या चलाएंगे? पार्ट वही लेसन है तुम्हारा, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। कार्बन एवं उसके यौगिक, लेकिन कौन सा पार्ट पढ़ेंगे अपन? फोर्थ पार्ट। कौन सा पढ़ेंगे? फोर्थ पार्ट, ठीक है। अपन ने पढ़ लिया था, रूढ़ पद्धति पढ़ रहे थे अपन। रूढ़ पद्धति में अपने आइसो समूह पढ़ लिया था और नियो समूह नहीं पढ़ा था, ठीक है। आइसो समूह मैंने बताया था, एक कार्बन से यदि 2 CH3 समूह जुड़ जाते हैं, कितने समूह? 2 CH3 समूह जुड़ जाते हैं तो वो आइसो कहलाएगा। यदि एक कार्बन से 3 CH3 समूह जुड़ जाएंगे, 1 CH3 समूह, 2 CH3 समूह और 3 CH3 समूह जुड़ जाएंगे तो कौन सा समूह कहलाएगा? वो नियो समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो नियो समूह कहलाएगा, ठीक है। अब चलो नियो समूह के कुछ एग्जांपल कराते हैं आपको, ठीक है। अब जैसे मैं रूढ़ पद्धति चल रही है अपनी, कौन सी चल रही है? रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति अपनी चल रही है, ठीक है। अब कौन सा समूह चल रहा है अपना? नियो समूह चलेगा, नियो समूह। अब जैसे नियोपेंटेन का नाम लिखना आपको। क्या लिखना है? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का आपको एक रूढ़ पद्धति में तो है ही है इसका नाम, ठीक है। नियोपेंटेन की संरचना बनाओ पहले। नियो समूह, एक कार्बन से कितने CH3? 3। 1 CH3, 2 CH3 और एक तीसरा CH3 मैंने यहां पे जोड़ दिया, ठीक है। अब एक कार्बन से कितने CH3 जोड़ दिया मैंने? और सूत्र क्या है तुम्हारा? नियोपेंटेन। क्या है? नियोपेंटेन, ठीक है। तो कितने CH3 जुड़ गए? से 3 CH3 समूह जुड़ गए। 1 CH3, 2, 3। और पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5। तो 1, 2, 3, 4, एक और लगा दो, CH3 कितने हो गए? 5, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रूढ़ पद्धति में नाम नियोपेंटेन, ठीक है इसका। और इसी का आपको पूछे कि नियोपेंटेन का आईपीएससी पद्धति में नाम बताओ। कौन सी पद्धति में? आईपीएससी पद्धति में। तो आईपीएससी पद्धति में आपको तो क्या करना है? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। तो देखो 2 नंबर पे 2 समूह जुड़े हुए हैं तो 2 डाई क्यों लगाया आपने? क्योंकि 2 समान समूह है इसलिए आपने डाई लगा दिया। CH3 CH 2 डाई मेथिल, ठीक है। 2 डाई मेथिल कितने कार्बन? 1, 2, 3 कार्बन को प्रो क्या कहा जाता है? तो अनुलग्न क्या लगेगा? सभी में एकल बंध है एन, तो प्रो, ठीक है। ध्यान रखना, ये तो हो गया आईपीएससी पद्धति का नाम 2 डाइमेथिल प्रोपेन। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे नियोपेंटेन का आईपीएससी नाम लिखिए, तो आपका आईपीएस पहले तो आपको नियोपेंटेन की संरचना बतानी है। कैसे लिखते हैं नियोपेंटेन? ये वाला, ये नियोपेंटेन, ये रूढ़ पद्धति में नाम है नियोपेंटेन, ठीक है। तो पूछेगा रूढ़ पद्धति से, आपको आईपीएससी पद्धति में पूछेगा कि नियोपेंटेन कौन सी पद्धति में नाम है? रूढ़ पद्धति में, और ये कौन सा नाम है? आईपीएससी पद्धति में, ठीक है। जैसे मैं बोलूं नियोहेक्सेन का ये रूप नाम है नियोहेक्सेन। ध्यान रखना, नियो समूह आइसो समूह लग जाए, जिस भी नामकरण से पहले नियो या आइसो समूह लग जाए तो ध्यान रखना वो रूट नाम होता है। ये रूट पद्धति का नाम है नियोहेक्सेन का आईपीएससी नाम लिखो। क्या लिखो? आईपीएससी नाम लिखिए। तो आपको पहले नियो समूह लगाओ, एक कार्बन से कितने CH3? 3। 1, 2, 3 CH3 कितने जुड़ गए? 3 CH3, तो नियो समूह है। अब टोटल कितने कार्बन है? हेक्सेन। तो ध्यान रखना पूरे कार्बन काउंटिंग करना, 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6। तो ये कौन सी संरचना बन गई? नियोहेक्सेन। क्या बन गई? नियो। अब इसका आईपीएससी नामकरण करो, तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। तो 2 पे क्या है तुम्हारा? मैथिल समूह, तो इसका नाम लिखो, इधर लिखो 2 2
ये समूह कौन सा है? मैथिल। 2 डाई, क्यों? 2 है समूह, तो 2 डाई मैथिल, 2 डाई मैथिल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट। और अनुलग्न क्या लग जाएगा? एन, क्योंकि सिंगल बंद है, ये लो ब्यूटेन, ये इसका नाम था। ठीक है, ये रूट पद्धति में देगा आपको नियोएक्जेन का आईपीएससी नाम लिखो, तो नियोएक्जेन की पहले तो संरचना बनाओ आप, ऐसे बनेगी, और फिर उसका आईपीएससी नामकरण करना है, जैसे नियोपेंटेन का हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही सेम है। ठीक है, ये तुम्हारी रूट पद्धति क्या हो गई? फिनिश हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब एक टॉपिक है तुम्हारा बहुलक, क्या चलता चलेगा? बहुलक। क्या चलेगा? बहुलक। बहुलक आप, बहुलक से आप सभी परिचित होंगे शायद, छोटा सा टॉपिक है। बहुलक क्या है? देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक, इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक मिलकर एक बड़े कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी तुम्हारी? बहुलक। ठीक है, बहुलक किसे कहेंगे? छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक या पदार्थ या अणु मिलकर के बड़े कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? बहुलक। तो ध्यान रखना, ऐसे कार्बनिक यौगिक या छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक या अणु बोल सकते हो, छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक मिलकर, छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक मिलकर एक बड़े कार्बनिक या उच्च अणुभार वाले बोल सकते हो। अब आपको पता है ये निम्न अणुभार होगा, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो इसका निम्न अणुभार होगा, और ये बड़े कार्बनिक यौगिक बन जाएंगे तो इसका होगा उच्च कार्बनिक यौगिक या उच्च अणुभार वाले यौगिक। ठीक है, तो छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक मिलकर एक बड़े कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना, बहुलक की परिभाषा, छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक मिलकर एक बड़े कार्बनिक यौगिक का या उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई, ये इसे कहते हैं बहुलक, निर्माण करते हैं, इसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, इसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, ये बहुलक। और आपको पता होना चाहिए इस प्रक्रिया को बहुलीकरण भी कहा जाता है। बहुलक बनाने की, यहां तक तो बहुलक की परिभाषा हो गई, लेकिन इसी को क्या कहा जाता है? बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस संपूर्ण प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुलीकरण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक या अणु मिलकर के एक बड़े कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को बहुलक कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को बहुलीकरण। जैसे माला होती है, माला में छोटे छोटे मोती मिलकर के एक बड़े, पता है ना, ये अणु, ये माला देखो छोटे छोटे मोती होते हैं, ये छोटे छोटे मोती मिलकर एक बड़े मोती वाली माला का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन के एक डिब्बा छोटा हुआ है, छोटा डब्बी मिल गए। ठीक है, ये छोटे छोटे डिब्बे मिलकर एक संपूर्ण रेलगाड़ी का, तो वही बात है यहाँ पे, छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक, लेकिन इसमें कौन से हैं? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे कार्बनिक, उसी प्रकार एक डिब्बा, 2 डिब्बा, ये मिलकर संपूर्ण बड़ी ट्रेन का निर्माण करिए, और इसी प्रकार एग्जाम। ठीक है, आगे देखो, बहुलक के प्रकार देखते हैं अपन। ठीक है, अब आपको पता है बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के होते हैं बहुलक? 2 प्रकार के होते हैं। बहुलक 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? सभी जानते हो। बहुलक के 2 प्रकार हो गए, एक तो प्राकृतिक बहुलक। कौन सा हो गया? प्राकृतिक बहुलक। और एक हो गया तुम्हारा प्राकृतिक हो गया, और एक हो गया संश्लेषित बहुलक।
या इसको कर्तरी भी बोला जाता है। दोहराऊं, या तो बहुलक दो प्रकार के हुए, प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम, या इसको संश्लेषित बहुलक भी कहा जाता है, इसको कृत्रिम बहुलक भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक बहुलक आपको पता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे बहुलक जो प्रकृति में पहले से विद्यमान होते हैं, जैसे पेड़ पौधों से तथा जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, वो कौन से बहुलक होंगे तुम्हारे? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक बहुलक पहले से इस पृथ्वी पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे बहुलक जो प्रकृति में पहले से विद्यमान, जैसे पेड़ पौधों से तथा जीव जंतुओं से बनाए जाते हैं, कौन से बहुलक हो जाएंगे? प्राकृतिक बहुलक कहलाएंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन तो ऐसी जटिल नहीं है, याद रखना। ऐसे बहुलक जो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से बनाए जाते हैं, कौन से बहुलक हो गए? प्राकृतिक बहुलक। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसके, जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया। ठीक है, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, रेयन हो गया आदि। ठीक है, ध्यान रखना, ये कौन से बहुलक होंगे तुम्हारे? प्राकृतिक बहुलक होंगे, सेलुलोज, स्टार्च, रेयन आदि। ठीक है, और संश्लेषित बहुलक किसे कहेंगे? या कृत्रिम बहुलक। संश्लेषित बहुलक कहलाएंगे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम बहुलक किसे कहते हैं? जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं या फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं मशीनों के द्वारा। ठीक है, तो कृत्रिम बहुलक की परिभाषा क्या है? ऐसे बहुलक जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? कृत्रिम विधियों के द्वारा। कोई मशीन है, ठीक है, ध्यान रखना, उसके द्वारा फैक्ट्रियों में बनाई जाती हैं। तो ऐसे बहुलक जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं कृत्रिम विधियों के द्वारा। किसके द्वारा? ऐसे बहुलक जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, कौन से बहुलक होंगे? संश्लेषित बहुलक होंगे। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे नायलॉन हो गया तुम्हारा, नायलॉन कौन सा बहुलक है? संश्लेषित, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। और क्या है तुम्हारा? टेरिलीन है। क्या है तुम्हारा? टेरिलीन है, नायलॉन है, और क्या है तुम्हारा? और क्या हो सकता है? आदि लिख दिया आपने। ठीक है, नायलॉन जो होता है इसमें, टेरिलीन जो होता है इसमें। ठीक है, अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा सा संश्लेषित बहुलक के बारे में याद रखना। सेलुलोज, सॉरी, प्राकृतिक बहुलक उदाहरण याद रखना, इसमें से आपको एग्जाम में मिलान करवा सकता है। इधर प्राकृतिक के उदाहरण दे देगा और तुम्हारे को कृत्रिम के उदाहरण दे देगा। तुम्हारे को मिलान करवाएगा कि सेलुलोज कौन सा है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है, तो आप छांट देना। ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च, रेयन आदि कौन से होते हैं? प्राकृतिक बहुलक। इधर नायलॉन है तुम्हारा, टेरिलीन है। ठीक है, टेरिलीन को डेक्रोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डेक्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेक्रोन कहा जाता है। इसमें प्लास्टिक आ जाएगी तुम्हारी, पॉलीथीन आ जाएगी। ठीक है, अभी देखेंगे अपन इसमें। ठीक है, आगे देखो, आगे देखेंगे। अब सबसे पहले कृत्रिम बहुलक देखेंगे अपन, या संश्लेषित बहुलक। कृत्रिम बहुलक वे बहुलक कहलाते हैं जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो कहलाएंगे तुम्हारे कृत्रिम बहुलक। जैसे नायलॉन, क्या होता है? नायलॉन। ठीक है, नायलॉन की इकाई होती है नायलॉन 66। क्या होती है? 66। यहां से क्वेश्चन तुम्हारा कहां से होता है? ऐसे पूछेंगे कि नायलॉन किन किन के द्वारा बनता है, तो नायलॉन की एक इकाई का नाम बताओ, दो का भी पूछ सकता है। अभी एग्जाम में, इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था कि नायलॉन किन किन इकाइयों से बनता है, किसी एक इकाई का नाम बताओ। तो ठीक है, तो नायलॉन किससे बनता है? नायलॉन एक तो एडीपी का मालूम किससे बनता है, ये कौन कौन सी इकाइयों से बनता है। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, कृत्रिम बहुलक में जो भी इकाइयां निर्माण करती है, निर्माण करने के फलस्वरूप एक इसमें जल का अणु बाहर निकलता है। ध्यान रखना कि जो भी इसमें इकाई भाग लेंगी और वो भाग लेके नायलॉन 66 तो बनाएगी, लेकिन सह उत्पाद में एक जल का अणु उसमें बाहर निकलेगा। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है, इसको समझते हो? तो नायलॉन 66 में कौन कौन सी इकाइयां भाग लेती हैं? एक तो एडीपी का अम्ल, एडीपी के अम्ल। ठीक है, एडीपी का अम्ल हो गया,
एडीपी का मल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। क्या होता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ठीक है, एडीपी का मल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये दो इकाइयां बनके किसका निर्माण करती हैं? नायलॉन 66 का निर्माण करती हैं। ध्यान रखना, दोनों इकाइयां याद होनी चाहिए आपको कि नायलॉन 66 पेन कौन कौन सी इकाई के द्वारा बनता है? एडीपी का मल प्लस हेक्सामेथिलीन। किसी एक इकाई का नाम भी पूछ सकता है, एग्जामों में ये पूछा था, दोनों भी पूछ लेते हैं, एक इकाई का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, उदाहरण में नायलॉन 66 कौन कौन सी इकाई होती है? एडीपी का मल और हेक्सामेथिलीन। इनसे क्या बनता है? इन दोनों को जब आपस में क्रिया करवाते हैं, एक जलकण इससे क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इनके सूत्र उत्तर कोई नहीं पूछता है। ठीक है, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया कोई सूत्र, तो इकाई जरूर पूछ लेते हैं। नायलॉन 66 की इकाई बताओ, तो इकाई एडीपी का मल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है, दोनों की क्रिया होगी क्या? एक जलकण बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा? नायलॉन 66 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नायलॉन 66। ठीक है, इसका उपयोग देखो, उपयोग भी मोस्ट है, इसका उपयोग भी पूछ लेते हैं। एक इकाई का नाम बताते हुए एक उपयोग लिखो। ठीक है, उपयोग किस किस में करते हैं? नायलॉन 66 का उपयोग मशीनों को, बेरिंग जानते हैं? बेरिंग क्या होता है? बेरिंग होते हैं, मशीनों में डलते हैं। ठीक है, तो उपयोग ध्यान रखना, मशीनों को बेरिंग बनाना। किसमें? मशीनों के बेरिंग बनाने में, बेरिंग बनाने में। ठीक है, बेरिंग बनाने में और टायर बनाने में, रस्से बनाने में, ब्रूस बनाने में। ठीक है, तो आदि में नायलॉन 66 का उपयोग करते हैं। मशीनों के बेरिंग बनाने में, टायर बनाने में, रस्से, ब्रूस आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो नायलॉन 66 की कौन कौन सी इकाई होती है? एडीपी का मल और हेक्सामेथिलीन। एक इकाई भी पूछ सकते हैं, दोनों पूछ सकते हैं। और ध्यान रखना, इसका उपयोग किस किस में करते हैं? मशीनों के बेरिंग बनाने में, रस्से बनाने में, ब्रूस बनाने में आदि। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं दूसरा वाला कौन सा है तुम्हारा? टेरिलिन। अपर ट्रिनोलक में आता है तुम्हारा टेरिलिन या डेक्रोन। टेरिलिन या इसको कहा जाता है डेक्रोन। ठीक है, अब इसकी इकाई पूछ सकते हैं आपको, टेरिलिन किन किन इकाइयों से मिलकर बनता है? डेक्रोन को ही बोला जाता है टेरिलिन। ध्यान रखना, टेरिलिन होता है ये एक इसकी इकाई होती है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होती है? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्फेलिक अमल। क्या होता है? टर्फेलिक ठीक है, तो ध्यान रखना, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्फेलिक अमल, इन दोनों की इकाइयों के द्वारा क्या बनेगा? तुम्हारा टेरिलिन बनेगा। तो ध्यान रखना, दोनों इकाइयां याद होनी चाहिए तुम्हारा, तो एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्फेलिक अमल। ठीक है, इन दोनों इकाइयों के आपस में जब क्रिया होगी तो यहां से जलकण बाहर निकलेगा, जलकण बन के किसका निर्माण करेगा? डेक्रोन। किसका बनाएगा? डेक्रोन। ठीक है, तो ध्यान रखना, डेक्रोन बनाने में किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल और टर्फेलिक अमल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक अणु जब बाहर निकल गया इसमें। ठीक है, क्या बन गया तुम्हारा? डेक्रोन। डेक्रोन किन किन इकाइयों से बना? इन दोनों इकाइयों से। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेक्रोन बनाने की किसी एक इकाई का नाम बताओ। ठीक है, उपयोग आपको, उपयोग देखिए इसका, उपयोग लगभग सेम से हैं। टायर इससे बनते हैं। ठीक है, रस्से, टायर है। ठीक है, ब्रश बनाए जाते हैं इनके द्वारा, बिल्कुल उपयोग बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, ब्रूस बनाए जाते हैं इनसे, रस्से बनाए जाते हैं। ठीक है, टायर बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, उपयोग इतने इंपॉर्टेंट है, इकाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है कि टेरिलिन, डेक्रोन में किसी एक इकाई का नाम लिखो, और उपयोग लगभग सेम है इसमें। ठीक है, रस्से बनाने में, टायर बनाने में। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद है, आप इनको अच्छी तरह से